study about resources and development. This is the first chapter of class 10 of geography. Now today's topic is conservation of resources. So conservation of resources. Resources are vital for any development activities, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. It means कई तरीके से गलत तरीके से मिसयूज़ करने की वजह से रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट था वो कम हो गया है, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में जिस तरह से उसको ज़्यादा कंजप्शन किया गया है, उसका ओवर यूटिलाइजेशन करने की वजह से एक प्रॉब्लम सामने आ गई है, जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज की कमी। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. और इसी से रिलेटेड कुछ बातें या कुछ विचार जो है कुछ थिंकर्स ने, कुछ लीडर्स ने कहे हैं। उसी में से एक है गांधी जी का स्टेटमेंट है, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे। ये गांधी जी का स्टेटमेंट, गांधी जी का कहना था रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। इट मीन्स व्यक्ति की आवश्यकता के लिए रिसोर्सेज हैं, पर उसके लालच के लिए रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ मनुष्य को करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो, उसको अपने लालच के अनुसार उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ सकते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, उसी तरीके से रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लैंड रिसोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स। लैंड रिसोर्सेज में वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इज़ डिफरेंट वेज। लैंड को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, लैंड पर हम रहते हैं, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं और कई तरीके से इसका यूज़ करते हैं। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इसीलिए जो है लैंड या सॉइल की हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और ये कई तरह की चीज़ों के लिए सपोर्टिव है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, कम्युनिकेशन है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सभी के लिए बहुत सपोर्टिव होती है लैंड रिसोर्सेज। हाउएवर लैंड इट इज़ एन assets of infinite magnitude, therefore it is the important of use the available land for various purpose with careful planning। और लैंड रिसोर्सेज जो है उसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी ज़रूरी है, जिससे उसको सही तरीके से और सही प्रकार से हर तरह से हर पर्पज़ से उसका यूज़ किया जा सके। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। यहाँ देखेंगे लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर। हमारे इंडिया में जो लैंड रिसोर्स है उसके कई फीचर्स हैं। मेन जो फीचर्स हैं उसके 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट है प्लेन्स। हमारे इंडिया में लैंड जो रिसोर्सेज है, पहला है लैंड रिसोर्सेज में प्लेन, सेकंड है माउंटेन्स, थर्ड है प्लेट्यूज। 3 रिलीफ फीचर्स आर प्रेजेंट इन लैंड रिसोर्स इन आवर इंडिया। अब इनका डिवाइडेशन है इंडिया में कि रिलीफ फीचर में प्लेन एरिया है वो 43% है, और माउंटेन जो एरिया है, माउंटेन जो लैंड रिसोर्स है हमारे यहाँ पर वो 30% है, और प्लेट्यूज जो है, प्लेट्यूज हमारे यहाँ लैंड रिसोर्सेज है वो 27% है। टोटल 100% को लेकर के यहाँ पर पूरे को डिवाइड किया हुआ है कि कितना कितना एरिया हमारे यहाँ पर लैंड रिसोर्स का है, प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यूज का। इस तरह से हम देख सकते हैं कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स कितने कितने एरिया में हमारे यहाँ पर है, और इसी को ही लैंड रिसोर्स कहा जाता है। अब लैंड रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लैंड यूटिलाइजेशन।
नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मीन्स किस किस तरह से हमारे इंडिया में लैंड का यूटिलाइज किया गया है अलग अलग पर्पज से। तो इसमें है लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। इसके कई पर्पज हैं, लाइक फॉरेस्ट है, अदर कल्टिवेटेड लैंड है, जैसे लैंड है ऑन अवेलेबल ऑफ कल्टिवेशन है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, फेलो लैंड है, नेट्स ऑन एरिया है। दैट इज द टाइप्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। फर्स्ट वी सी द लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। फर्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स वो लैंड जो कि टोटल उस एरिया में है जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट लैंड यूटिलाइजेशन है कि वहाँ पर उस एरिया में फॉरेस्ट एरिया है, वो लैंड रिसोर्सेज हैं। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं की जा रही है वो कल्टीवेशन एरिया होगा। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी आएगी? फर्स्ट है बरीन लैंड एंड वेस्ट लैंड। बरीन लैंड मीन्स जो बंजर है, जो बिना काम की है, किसी भी काम नहीं आती, बरीन बंजर। दूसरा है वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मतलब जो बेकार पड़ी हुई है। तो दो तरह की है जो कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में आएगी, बरीन लैंड, वेस्ट लैंड। सेकेंड है इसका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। दैट इज एग्जाम्पल इज बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। वो लैंड जिसमें नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती हैं या कुछ भी उस पर बिल्डिंग, रोड या फैक्ट्रीज जो है उस पर डेवलप किए जाते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो एग्रीकल्चर यूजेस में नहीं आते हैं, जैसे बिल्डिंग है, रोड है, रेलवेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब जहाँ जहाँ डेवलप किए जाते हैं वो लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आता है। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट लैंड रिसोर्सेज का लैंड यूटिलाइजेशन में जो है वो है अगर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो लैंड कल्टिवेट नहीं किया जा सकता, जो एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज नहीं किया जा सकता, वो कौन सी है? अब इसमें फेलो लैंड को छोड़ करके, फेलो लैंड को छोड़ करके कौन कौन सी है? परमानेंट पास्चर्स। परमानेंट पास्चर्स मतलब वो एरिया या वो लैंड रिसोर्स जहाँ पर चरागाह, पास्चर्स में चरागाह, और ग्रेजिंग मतलब घास के मैदान। ऐसे लैंड रिसोर्स या ऐसा लैंड एरिया जहाँ पर पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, पास्चर्स के लिए जो है ग्रेजिंग लैंड करके घास के मैदान तैयार किए हुए हैं, वो इसमें आएंगे। और इसमें वो एरिया भी आएगा जहाँ पर ट्री क्रॉप्स ग्रोस। ऐसे एरियाज जहाँ पर ट्री क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो भी इसी में आएगी। थर्ड आएगा इसमें कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। ऐसी वेस्ट लैंड, यहाँ पढ़ा था हमने, ऐसी वेस्ट लैंड जिसको बाद में कल्टीवेट करने के लिए तैयार किया जाएगा, वो भी थर्ड पार्ट में आएगी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। और यहाँ पर एक वर्ड आया है फेलो लैंड। तो फेलो लैंड भी एक लैंड यूटिलाइजेशन का एक टाइप है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे अभी। तो थर्ड में है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फर्स्ट है परमानेंट पास्चर्स, ग्रेजिंग लैंड, और सेकंड है ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, और लास्ट है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मतलब वो वेस्ट लैंड जिसको कल्टीवेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा फोर्थ टाइप है फेलो लैंड। फोर्थ पॉइंट है फेलो लैंड। लैंड यूटिलाइजेशन में लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज में फोर्थ पॉइंट है फेलो लैंड। फेलो लैंड को हम देखेंगे फेलो लैंड होती क्या है। फेलो लैंड जो है उसके दो टाइप हैं, फर्स्ट करंट फेलो, सेकंड अदर देन करंट फेलो। इसका मीनिंग समझेंगे। करंट फेलो मीन्स क्या होता है? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। इसको ऐसे समझेंगे कि एक एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम समय के लिए किसी भी लैंड रिसोर्स या किसी भी लैंड को कल्टीवेशन करने के लिए छोड़ दिया गया हो, जिस पर कल्टीवेशन नहीं किया गया हो, एक साल, एक एग्रीकल्चर ईयर, 1 एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम समय के लिए उसको छोड़ दिया गया हो, वो करंट फेलो कहलाएगी। सेकेंड है इसमें अदर देन करंट फेलो। इसका मतलब होगा कि जिस लैंड रिसोर्स या जिस एरिया को, जिस एग्रीकल्चर लैंड को 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर मीन्स 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर तक
जिसको छोड़ दिया गया हो, जिस पर कल्टीवेशन नहीं किया गया हो, उसको कहेंगे हम अदर देन करंट फेलो। यहाँ पर इन दोनों में करंट फेलो और अदर देन करंट फेलो में अंतर इतना है कि इसको छोड़ा जाता है 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए, और इसको छोड़ा जाता है 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर के लिए। ये तो होगी करंट फेलो, 1 और लेस देन 1 ईयर एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ा जाएगा जिसको, और अदर देन करंट फेलो होगी जिसको 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर तक के लिए लेफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये है फेलो लैंड। फेलो लैंड के दो टाइप्स हैं, करंट फेलो और सेकंड है अदर देन करंट फेलो। नेक्स्ट जो होगा लास्ट 5th पॉइंट होगा वो है नेट सोन एरिया। अब हम उसको देखेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन में 5th पॉइंट है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया 5th पॉइंट है। नेट सोन एरिया क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया और उसमें एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। जिस एरिया में एक साल में जितनी भी बार फसल को बोया जाता है, जितनी फसलें ली जाती है, उसको उसके साथ में नेट सोन एरिया, टोटल जो एरिया है जिसको कल्टीवेट किया गया है उसको कहा जाता है नेट सोन एरिया। इसमें पूरे साल की कितनी फसलें होती है वो भी आ जाएगा, और पूरे साल में कितना कल्टीवेटेड किया गया एरिया है वो भी आ जाएगा। और इसी को ही एक और नाम बोला जाता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, क्रॉप्ड मतलब जिसको कल्टीवेट किया गया है, कल्टीवेटेड एरिया। तो ये हो गया टोटल कल्टीवेटेड एरिया। नेट सोन एरिया को ही टोटल कल्टीवेटेड एरिया कहा जाता है। तो ये हमने जो पढ़ा अभी पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन के हमने 5 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट था फॉरेस्ट, सेकंड था लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड था अदर कल्टीवेटेड लैंड, फोर्थ था फेलो लैंड, और लास्ट था नेट सोन एरिया। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। The use of land is determined both by the physical factors such as topography, climate, soil types, as well as the human factors such as population, density, technological capability and cultural and traditional etc. ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लैंड यूज पैटर्न इंडिया में क्या है। इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यहाँ के ह्यूमन फैक्टर्स, या कहेंगे यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इन सब फैक्टर्स को, यहाँ का टोपोग्राफी, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, इन सब को लेकर के, इन सारे फैक्टर्स को लेकर के हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का लैंड यूज पैटर्न किस तरह का है। अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ा था लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया में क्या था। तो लैंड यूटिलाइजेशन को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया था और उनके सब डिवाइडेशन भी थे। उसमें हमने जो देखा था कि हमने किस किस तरह से देखा था, फॉरेस्ट टाइप की लैंड थी, फॉरेस्ट, बरीन, वेस्टलैंड, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, नेक्स्ट है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, नेक्स्ट है फेलो अदर देन करंट फेलो, नेक्स्ट है करंट फेलो, एंड लास्ट इज नेट सोन एरिया। जो हमने लैंड यूटिलाइजेशन देखा था उसी में ये सारे टाइप्स थे, और इन्हीं टाइप्स को पूरा लेकर के इंडिया में लैंड यूज पैटर्न को बताया गया है कि इन सभी तरीके की जो लैंड है उसको किस तरह से अलग अलग परसेंटेज में इंडिया में यूज़ किया गया है, या इंडिया में कितनी कितनी मात्रा में कितने परसेंटेज पर कौन कौन सा लैंड पैटर्न है। अब यहाँ पर जो हमने देखा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में, तो यहाँ 2 डायग्राम्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट डायग्राम अकॉर्डिंग टू 1960 to 61 और सेकंड डायग्राम इज 2008 to 2009। इसी को ही हम कहेंगे कि करंट है अभी का, ये पास्ट का है और ये करंट का है। अभी भी 2019 और 20 के पर्पस हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू 2020, तो यही लैंड पैटर्न हमारे इंडिया का है। इसमें क्या देखेंगे हम कि 1960 to 61 में लैंड पैटर्न या लैंड यूटिलाइजेशन हमारे इंडिया का कैसा था, अब उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं। ये टाइप्स ऑफ लैंड पैटर्न, लैंड यूटिलाइजेशन है जो 9 टाइप का है। इन्हीं 9 टाइप के लैंड पैटर्न को दोनों फिगर में बताया गया है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे है फॉरेस्ट, जो 1960 to 61 के अकॉर्डिंग क्या है। फॉरेस्ट जो है यहाँ पर नंबर 1, तो इधर नंबर 1 को देखेंगे हम कि नंबर 1 पर
फॉरेस्ट है तो ये कितना परसेंटेज एरिया कवर करता है? ये करता है 18.11% एरिया इंडिया का कवर करता है। सेकंड पर है मरीन वेस्टलैंड। मरीन और वेस्टलैंड जो है वो सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पर हम देखेंगे कितना परसेंटेज एरिया कवर करता है। ये करता है 12.01%। थर्ड को हम देखेंगे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जो लैंड थी, जो हमने देखा था कि बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज जहाँ पर बनाए गए थे, वो कौन सा है? थर्ड नंबर। थर्ड पर हम देखेंगे ये एरिया कवर करता है 4.95%। नेक्स्ट है फोर्थ, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, कितना एरिया को कवर करता है? फोर्थ नंबर पर देखेंगे 4.17%। फिफ्थ है हमारा ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, ऐसा एरिया जहाँ पर ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स की जाती हैं, उगाई जाती हैं। 5 नंबर पर देखेंगे ऐसा एरिया इंडिया में कवर करता था 1960 और 61 में 1.50%। थर्ड है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, वो वेस्टलैंड जिसको कल्टिवेट किया जा सकता है। 6 नंबर पर है, या 6 नंबर पर हम देखेंगे 6.23%, इतना एरिया कवर करता है। 7 नंबर पर देखेंगे फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड जो है वो है 7 नंबर पर 3.50%। और 8 नंबर पर है करंट फैलो जो है 3.73%। और लास्ट है नेट सोन एरिया जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 45.26%। ये 1960 और 61 के अकॉर्डिंग है। और इसी फिगर को अगर हम इधर देखें 2008 और 9 के पर्पज से, तो सभी परसेंटेज में सभी तरह के जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसमें चेंजेस आया है। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। इसी तरीके से हम इसको यहाँ देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेकर के 9 तक जो है वो लैंड पैटर्न यहाँ भी इसी तरीके से दिया हुआ है। और यही फिगर सेम लैंड पैटर्न इन इंडिया आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ अच्छे से समझ नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी बुक्स में देखिए, बुक्स में आप इसको कंपेयर कीजिए 1960 टू 61 से 2008 और 9 को कंपेयर कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का लैंड पैटर्न इंडिया में अभी है। पिछले सालों से लेकर के अब कितना चेंजेस हुआ है, कौन कौन सा एरिया जो है लैंड यूटिलाइजेशन का उसमें कमी आई है, किसमें ज़्यादा जो है इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये है हमारे इंडिया का लैंड पैटर्न। इसका परसेंटेज 1960 टू 61 से लेकर के 2008 टू 9 तक में जो है कुछ न कुछ चेंजेस हर तरह के लैंड यूटिलाइजेशन में आया है। अब हम हमारा जो है इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो लैंड है उसमें कमी आना और उसके किस तरह से कंजर्वेशन उसको किया गया है, वो सब देखेंगे। At present, there are about 130 million hectares of degraded land area in India. इंडिया का 130 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया ऐसा है जो डिग्रेडेड हो चुका है, जिसमें कमी आई है। Approximately 28% it is belonging to the category of forest degraded area, 56% of it is the water eroded area, and rest is affected by saline and alkaline deposits. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying to have controlled significantly in land degradation, contributed in the significantly in land degradation. इसका मतलब है कि कई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन है, कट करना फॉरेस्ट को, ओवरग्रेजिंग है, चरागाह ज़्यादा जो है कैटल्स को चराना, माइनिंग्स है, क्वेरिंग है, ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन्स के द्वारा की हुई जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हुआ है। इसको एक फिगर के थ्रू यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने टाइप से लैंड डिग्रेडेशन होता है। 4 टाइप से लैंड डिग्रेडेशन होता है। फर्स्ट, वाटर इरोडेड एरिया, वाटर के वजह से जो इरोडेड एरिया जो डिग्रेडेशन हुआ है लैंड का वाटर के वजह से, वो कितना है। सेकंड है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। थर्ड है सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड। और फोर्थ है विंड एरोडेड एरिया। सलाइन एंड अल्कलाइन का मतलब होता है सलाइन मिक्स, जिसमें साल्ट, जिस लैंड में साल्ट मिक्स हो जाती है और जिसमें एसिड मिक्स हो जाता है, ऐसा एरिया जो सलाइन और अल्कलाइन की वजह से डिग्रेडेड हुआ है। विंड एरोडेड एरिया मतलब विंड के इरोजन की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। इसका परसेंटेज इधर दिया हुआ है। फर्स्ट है वाटर इरोडेड एरिया। वाटर इरोडेड एरिया जो है वो 50% एरिया है इंडिया का जो वाटर के द्वारा इरोडेड किया गया है, वाटर इरोजन से जो है लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। सेकंड है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया।
सेकेंड है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया मीन्स फॉरेस्ट कट करने की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो 28% एरिया है इंडिया के पर्पज से। नेक्स्ट है सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, जिस लैंड में सलाइन वाटर मतलब जहाँ पर सॉल्ट मिक्स हो गया है वाटर की वजह से और जहाँ पर अल्कलाइन एसिड मिक्स हो गए हैं, ऐसा एरिया, ऐसी लैंड जिसका डिग्रेडेशन सलाइन और अल्कलाइन की वजह से हुआ है उसका परसेंटेज है 6% एरिया जो है इंडिया का वो इसकी वजह से डिग्रेडेड हुआ है। नेक्स्ट है विंड एरोडेड एरिया, विंड इरोजन की वजह से, हवा की वजह से जो इरोजन हुआ है, जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है उसका परसेंटेज है 10%। ये पूरा 100% एरिया है जो एरोडेड एरिया दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हम देख सकते हैं कि किस किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में कितना कितना परसेंटेज हुआ है। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर excavation works is completed, leaving deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused service land degradation. In states of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for the land degradation. In the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over-irrigation is responsible for the land degradation due to water logging, leading to increase in the salinity and alkalinity in the soil. The mineral processing like grinding and the limestone for cement industry and calcites for soapstones for ceramic industries generate huge quantity for the dust in the atmosphere. इट मीन्स कई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। ये जो है टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा जो दूसरे पार्ट में रहेगा वो होगा सोइल एज ए रिसोर्स और टाइप्स ऑफ सोइल। हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।